में ला पा रहे हैं, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैब करके आगे चीजों को कुछ कंक्लूड कर पा रहे हैं। फिर हम थोड़ा थोड़ा एआई के डोमेन में आए और हमने देखा कि इस डेटा को एक तरीके से और यूज किया जा सकता है। ओके ओके नाउ अब थोड़ा देर सुनो, मेरे को पता चल गया तुम्हें मेरी स्लाइड दिखनी है। अब हम स्लाइड देखते हैं, ऑलरेडी हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो गया आज, तो थोड़ा सा फोकस हो जाओ, ठीक है। ओके, हमने क्या देखा कि डेटा ऑलरेडी अवेलेबल था, हिस्ट्री से है, बहुत टाइम से डेटा अवेलेबल है। डेटा यानी कि इंफॉर्मेशन किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में, वो आपका एग्रीकल्चर रहा हो, वो आपका फाइनेंस रहा हो, वो आपका बिजनेस रहा हो, वो आपका एजुकेशन सिस्टम रहा हो, ये सब। उसके बाद भी हम लोग आगे प्रोसीड कर पा रहे थे, डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन ग्रैब करके कुछ बना पा रहे थे, कुछ सॉल्व कर पा रहे थे। अब प्रॉब्लम अब क्या आया, अब हम धीरे धीरे एआई के वर्ल्ड में आए। अब हमारे पास डेटा को, इन्फॉर्मेशन को यूज करने का एक और सोर्स आया, एक और तरीका आया कि हम ये चाहते हैं मशीन इंसान की तरह काम करे, सीखे। वॉइस नहीं आ रहा है, वॉइस शुड बी स्पीकिंग। Ma'am, you're audible. Just the video is not visible. Some of them are saying I'm not audible. आ रही है। ओके, You're थैंक audible यू। clearly, ma'am. हाँ जी. नाउ वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ एआई। तो जैसे हम एआई के वर्ल्ड में आए, हम चाहते हैं कि मशीनें, जैसे हम लोग सीखते हैं बचपन में, अगर हमने सीख लिया कि रेड कलर की डिफरेंट शेड्स हो सकती हैं, ब्लू कलर की डिफरेंट शेड हो सकती है, कि दिस इज ब्लू, रॉयल ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, दिस ब्लू, दैट ब्लू, ये हमारी इंटेलिजेंस होती है। हमें बचपन में सिखाया जाता है 5 + 5 = 10 और 10 1 और 0। अगर हमें बचपन में सिखाया जाए 5 + 5 = 11, तो हम 11 ही सीख लेंगे। तो जिस तरीके से हमने चीजों को सीखा, कि हमने कब सीखा कब प्लस करना है, अगर 5 + 5 है तो हम प्लस कर देंगे, लेकिन अगर 5 को 945 टाइम प्लस करना है, तो हम उसको लिख के प्लस करने नहीं बैठेंगे कॉपी पे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स बड़ा डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा में कैसे प्रॉब्लम लगानी है, इस तरीके को हम मशीन्स को सिखाना चाह रहे हैं। और इस तरीके को कहा गया मशीन लर्निंग, कि मशीन सिर्फ जितना टास्क बोला है उतना ना करें, उस टास्क को सीख के उस प्रॉब्लम को अप्रोच करें। उस प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करें कि अगर कभी कुछ नया आ गया तो वहां पे भी वो कुछ कंक्लूड कर पाए। जैसे कि अब एक लाइव एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जो आप ये सब यूज करते हो अपने एलेक्सा, चैट जीपीटी, आप उससे बड़ा एक फन क्वेश्चन करते होगे, चैट जीपीटी हु इज स्मार्ट, यू और मी। तो चैट जीपीटी वहां पे आपको बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर देता है, बहुत ऐसा आंसर देगा, ना वो आपको बेकार बताएगा, ना वो आपको खुद को बेकार बताएगा। या फिर आप कभी कभी गूगल से, अलेक्सा से ऐसे क्वेश्चंस पूछते हो, आज तुमने क्या खाया, तो वो एक ऐसा जवाब देगी, मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं करती हूँ। तो वो क्या है, वो मशीन को इस तरीके से बिहेव कराया, सिखाया जा रहा है कि वो उन सिचुएशन में भी चीजें हैंडल कर सके, जहां उसके पास एक ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शन करे। वो पहले शायद पहले वो रिस्पॉन्स नहीं करती, अगर आप उससे 15 साल पहले जब छोटे रहे होंगे, जब यूज करा हो कभी गूगल असिस्टेंट वगैरह, उस समय इतना एडवांस नहीं था, लेकिन अब वो ऐसे फालतू क्वेश्चंस के जवाब भी करती है कि मुझसे इस तरह की बातें ना करें। ट्राई करना, अगर नहीं किया है तो आज जरा गूगल वॉइस जाके ट्राई करना, गूगल पे ऐसे थोड़े रिलेवेंट क्वेश्चन पूछना, वो कितना सिस्टमेटिक आंसर देगी, और कुछ इरिलेवेंट क्वेश्चन पूछना और फिर देखना उसका आंसर। तो दिस इज मशीन लर्निंग। अब एआई क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, एआई का एक सब पार्ट है। और उसके फिर अगेन दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। सुपरवाइज मैंने आपको बताया था, आपके कॉलेज का लेवल, कि आप ग्रेजुएशन में है, आप बीए में है, एमए में है, वो आपका लेवल है। और अनसुपरवाइज वो जो आपने अंदर दोस्ती बनाई है ना अपनी क्लास में एक जैसे होने के साथ, वो अनसुपरवाइज है पैटर्न। तो मशीन लर्निंग बेसिकली क्या है, एआई का सबसेट है, जो कि डेटा से सीखेगा, प्रॉब्लम सीखेगा और उस प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाएगा। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कोडिंग कम लगती है, इसमें कोडिंग बहुत ही कम लगती है। मेरी आवाज क्लियर है, इधर से क्लियर जा रही है? Yeah, Sandhya, please focus on your thing. We are also listening. Your voice is clear and your screen is also moving. Please continue. थैंक यू सर। तो मशीन लर्निंग क्या है, एआई का एक सबसेट है, जहां पे हम ये चाह रहे हैं कि इसमें बेस्ट पार्ट क्या रहने वाला है, आपका सारा का सारा काम पीछे सिस्टम कर देगा। पाइथन की जो ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज है वो कर देंगी। एआई का सबसेट होने की वजह से आप इसको यूज करेंगे अपने डेटा में, अपनी प्रोडिक्शंस बनाने के लिए, अपने काम को इजी करने के लिए। और वो कौन करेगा, आप
मशीन कर रही है, तो मशीन सीख के कर रही है, इसलिए इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं। हिंदी फॉर हिंदी पीपल। अब इसका एक आप थोड़ा लाइव डेमो देखिए। देखिए ये एक पर्सन है और ये एक मशीन है, ये इसको सिखाता है कि दिस इज एप्पल। इसने सीख लिया कि ये एप्पल है, एक और फिर से फिगर देता है, बोलता है देखो ये भी एप्पल है। ये हर बार सीखता है। अब ये चला गया, अब इसको ह्यूमन की एब्सेंस में वर्क करना है। अब इसके आगे एक ग्रीन एप्पल आया, इसने इसका पैटर्न सीख लिया कि कुछ इस शेप का हुआ करता था, तो ये एप्पल है। समझे ये कैसे काम करेगा? फिर से देखो इस वीडियो। इसने इसको सिखाया ये एप्पल, इसने सीखा, फिर दूसरा सैंपल दिया, देखो ये भी एप्पल। और ये कैसे अब ये चला गया, तो ये फिर से कमेंट करेगा ओके ये एप्पल है। दिस इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। इसको कहते हैं मशीन लर्निंग। यस, फिर वो अपने एक्सपीरियंस से आंसर देगा नए डेटा के लिए। अब देखो इसने एक तरह का डेटा इसको सिखाया, अब अगली बार में नया डेटा आया, कलर चेंज हो गया लेकिन शेप सेम है, तो ये आंसर कर पा रहा है। ये है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, नया डेटा नई प्रॉब्लम कैसे काम करना है, ये मशीन लर्निंग। ट्रेडिशनली काम कैसे होता था, यहाँ तक कोई डाउट है? मेरी स्लाइड्स बच्चों मूवेबल है, सर ने भी बोल दिया और आप लोग भी देख रहे होंगे। ओके ग्रेट। मशीन लर्निंग में वर्सेस ट्रेडिशनल लर्निंग। ट्रेडिशनल मतलब ऐसा तो नहीं है मशीन लर्निंग आई जब भी काम होना शुरू हुआ, नहीं। मशीन लर्निंग तो अब कुछ 15 साल से ज्यादा प्रैक्टिस में आने लगी, और बोले ज्यादा बोले तो 6-7 साल से। उससे पहले तो हम टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में ही थे, काम हो रहा था। तो पहले कैसे काम होता था? पहले हमारे पास डेटा होता था, हम उस डेटा से अपने आप इंफॉर्मेशन निकालते थे। पहले ह्यूमन का टास्क ज्यादा था, एक्सेल शीट पे बैठे पढ़ा, पूरा कॉलम स्टडी किया, पूरा स्टैटिस्टिक्स लगाई। पहले काम इंसान को पे ज्यादा था, लोड ज्यादा ह्यूमन पे था। लंबे लंबे डेटा शीट्स को पढ़ा जा रहा है, हर एक पीडीएफ को पढ़ा जा रहा है, फिर पिछले 15-15 साल के रिकॉर्ड पढ़े जा रहे हैं। अब मशीन लर्निंग की हेल्प से क्या है, अब इतने अच्छे अच्छे टूल्स हमारे पास हैं कि हम एक पीडीएफ को पूरा एनालाइज कर सकते हैं। उस पीडीएफ में से वो हेडिंग्स हमें निकाल के दे, वो इमेजेस हमें निकाल के दे जो ईयर वाइज आई हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मशीन लर्निंग में। ऐसे फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, पीडीएफ रीड करा और इस पीडीएफ में से जो बोल्ड इटैलिक लाइंस थी, जो नंबर्स थे, जो डेट्स थी, उनको निकालो और इमेजेस को निकालो। तो कितना सिंपल हो गया काम। वो जो आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ रही थी किसी केस स्टडी की, तो नहीं करना। तो हैंड क्राफ्टेड मॉडल उसको बोलते हैं, जब ह्यूमन ने ज्यादा मेहनत की, वो करके कंप्यूटर को देते थे, फिर रिजल्ट मिलता था। अब मशीन लर्निंग में क्या होता है, हमने डेटा लिया, उस डेटा में से कुछ की, जैसे अभी देखा ना इसमें आपने, इसने एप्पल सिखाया इसको कि ये एप्पल है, तो इसने ऑलरेडी इसको रिजल्ट सिखाया। सेम यहाँ पे कि डेटा लेंगे, उस डेटा के कुछ एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे होने वाले हैं वो सेम टाइम पे कंप्यूटर को देंगे और मॉडल में लगा देंगे। फिर मॉडल सीखेगा, सीखने के बाद क्या करेगा, सेम टाइम पे नया डेटा उसको फिर दोबारा से दिया जाएगा और वो उस पर प्रिडिक्शन बनाएगा, फिर हमें रिजल्ट मिलेगा। तो मशीन लर्निंग में क्या है, हम डेटा और एक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले दे रहे हैं। इतने सालों का डेटा जो है, हिस्ट्री जो है, उसको पहले सिखाया जा रहा है और फिर हम कंप्यूटर को सिखा रहे हैं, फिर वो आंसर आपको करके दे रहा है। ठीक है, ये डिफरेंस है। इसमें क्या क्या हम सीखने वाले हैं, देखो अभी तक आपने ये तो सीख लिया कि भाई मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन को ह्यूमन ब्रेन की तरह फीड करना, कि उसके पास कुछ नया आए। आज की स्लाइड में जो जो तुम पढ़ने वाले हो आज के कंटेंट में मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो, कि मशीन लर्निंग क्या है, एक सिस्टम को, एक मशीन को, एक कंप्यूटर को, एक प्रोग्राम को ह्यूमन की तरह सिखाना कि वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर पाए। अगर मैंने आईपीएल नहीं देखती हूँ, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे से किसी ने बोला ना आईपीएल, तो मैं बहुत इजीली बोल पाऊंगी आईपीएल एक क्रिकेट के लिए होता है, इंडियन प्लेयर्स और बाहर की टीम्स आती है और हमारी कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट खेलती है। मेरी नॉलेज है, ये जो मैंने सुना, ग्रैब किया। ऐसे ही हम मशीन को चाहते हैं कि अगर उसने एक टास्क सीखा, उस टास्क के बारे में सुना समझा, तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आए तो आंसर कर पाए। अभी तक ये लोग, इसका तो ये है हिंदी नमूना, कंप्यूटर, परिणाम, डेटा। हिस्टोरिकल, आगे इसकी हिस्ट्री देखेंगे कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है अभी तक, कहाँ से शुरू हुआ है एआई का कॉन्सेप्ट। अब मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए और सभी लोगों से जरा बताओ, जब हमने फर्स्ट क्लास में किया था तो एआई की हिस्ट्री बताई थी, बताओ कौन से ईयर में शुरू हुई थी और कहाँ से कॉन्सेप्ट आया था। और मुझे सबसे आंसर चाहिए। 1930 मार दिया तुक्का, गैस, इट वाज अ गैस। स्लाइड्स डाउनलोड की तुम लोगों ने?
कुछ नहीं किया, सब रॉन्ग आंसर्स। बहुत स्टार्टिंग में बताया था कि 18th सेंचुरीज में बायस थ्योरम से कहीं एआई का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। एक एग्जांपल भी दिया था कि ऑरेंज कलर का होता है, 50 ग्राम्स का होता है, खाने में मीठा होता है। तो ये आपस में कहीं इनका कोई लिंक नहीं है, लेकिन जब ये तीनों इकट्ठे एक जगह आते हैं तो एक लिंक बनता है कि अरे ये तो फल हो सकता है खाने का। तो हिस्ट्री देखने वाले हैं, फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं, सुपरवाइज अनसुपरवाइज, और उनके कितने तरीके होते हैं वो देखने वाले हैं। कौन कौन से एल्गोरिथम है वो थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। इस पूरा 2 हफ्ता हम सारे एल्गोरिथम पढ़ेंगे कि कितने होते हैं, जितने मोस्ट प्रोबेबली आपके यूज में आ सके उतने आपको बताए जाएंगे। फिर रियल वर्ल्ड कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो भी मैं आपको एक एक केस स्टडी कराऊंगी। लोन की, प्रेडिक्शन की, के मीन्स की, मूवी रेटिंग की भी करेंगे। फिर चैलेंजेस, ऑफ कोर्स कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी टेक्नोलॉजी है तो सबके चैलेंज होंगे ही होंगे। और फिर फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है देखो जरा, फिर से रिवाइज कर लो। शुरुआत कहाँ से हुई थी मैथमेटिक्स की? 1812, 1812 से, बहुत पुराने मुगल काल से अगर बोले तो उस समय से शुरुआत हो गई थी। और सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसका बायस थ्योरम ही था, जो मैंने आपको बताया। एक ऑरेंज है, वो ऑरेंज कलर का दिखेगा, वो खाने में मीठा होगा या खट्टा होगा, और वो 50 ग्राम का होगा और 20 रुपए का एक अगर आता होगा। तो 20 रुपए ऑरेंज कलर, खट्टा मीठा टेस्ट, और 50 ग्राम, क्या इन सब का आपस में अगर ये चारों अलग अलग कर दो, ऑरेंज के बारे में बात मत करो, तो क्या इनका कोई मतलब है 20 रुपए और 50 ग्राम? नहीं। क्या इनका कोई कंसेप्ट बन रहा है, कुछ कम्युनिकेट, कुछ इनके बीच में कनेक्शन बन रहा है? नहीं। लेकिन जब ये चारों एक जगह आ गए, प्रोबेबल हो गए, इनकी एक दूसरे पे बहुत डिपेंडेंस हो गई और इन चारों ने एक चीज को मिलकर नया जन्म दिया, वो है ऑरेंज, एक फल। तो यहाँ से आया था कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स। ये कॉन्सेप्ट से हमने मशीन लर्निंग को इंट्रोड्यूस किया था। फिर 40s में हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स आए, जो कि पहले कंप्यूटर्स थे। सॉरी, सबसे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आई 1940s में। फिर 1950 में हम थोड़ा थोड़ा हमने देखा, हमारे पास पहली बार एक कॉन्फ्रेंस बैठी जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आके बैठे उस जमाने के। वो 1950s में वो चीजें शुरू हुई, जहाँ से हमने मशीन लर्निंग की तरफ थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। और 51 में पहला न्यूरल नेटवर्क आया। फिर मुझे एक बात बताओ, लास्ट टाइम एक और चीज बताई गई थी, कौन सा पहला ऐसा मशीन लर्निंग प्रोग्राम था जिसने ह्यूमन को हराया था चेस में? बोलो बोलो आंसर, डिस्कस किया था, आंसर करो। डीप ब्लू आ गया आंसर। डीप ब्लू पहला ह्यूमन, एक ऐसा एआई नेटवर्क था जिसने मशीन ह्यूमन को हरा दिया था चेस में, जब हम एआई के वर्ल्ड में आने लगे 1996 में। फिर थोड़ा 2016 से 17 के बीच में तो हम थोड़ा बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए थे। यहाँ पे हमारे पास डीप न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन, बैक प्रोपोगेशन, ये सब आ गया था। और आगे क्या होने वाला है इसकी हिस्ट्री है। थोड़ा और डीप में जाओगे तो 57 में परसेप्ट्रॉन आया था। परसेप्ट्रॉन होता है बायोलॉजिकल न्यूरल, जो आपका असली न्यूरॉन होता है। फर्स्ट क्लास में दिखाया गया था कि असली न्यूरॉन कैसा दिखता है और एक परसेप्ट्रॉन कैसा दिखता है। फिर 1960s में डिसीजन ट्रीज आए। डिसीजन ट्री क्या होते हैं आगे पढ़ोगे। ये सब मॉडल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली मशीन लर्निंग की। बेसिकली हिस्ट्री है जो आपको थोड़ा सा रोड मैप बना के चलना है, कोई मोटा मोटा पूछे तो। हालांकि इसका यूज नहीं है, लेकिन हर चीज पीछे से आगे बढ़ती है तो कनेक्टिंग लाइंस के लिए। फिर 1980s में बैक प्रोपोगेशन का कॉन्सेप्ट आया। बैक प्रोपोगेशन मतलब पीछे से जाके सीखेगा, पहले आगे तक जाएगा, पूरा एक लाइन में ऐसे चलेगा। जैसे ये था कि पहले सीखा उसने और फिर से पीछे जाएगा जब सीखेगा। ओके, बैक प्रोपोगेशन का एक कॉन्सेप्ट आया। फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम 90s में आया। 1998 में सीएनएन आया, और सीएनएन के आने के बाद तो लाइफ बहुत चेंज हो गई। सीएनएन कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पूरा ह्यूमन ब्रेन पे बेस्ड था। फिर 2001 में रैंडम फॉरेस्ट आया, बहुत सारे ट्रीज को इकट्ठा कर देते थे और रैंडम फॉरेस्ट बना दिया। इसी तरीके से डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम है जो ट्री की तरह काम करेगा। ऐसे ट्री कैसे काम करता है बताओ? जैसे फैमिली ट्री बनता है ना, दादाजी, पापा, चाचा, आप लोग, इस तरीके से प्रोबेबिलिटी किसकी कितनी वैल्यू वो ऊपर रहेगा। इसी तरह से डिसीजन ट्री और रैंडम फॉरेस्ट आए। फिर 2010 में डीप लर्निंग के मॉडल आए, और अब जो वर्ल्ड चल रहा है वो गैन का, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का, बर्ट का, यूलो का, इन सब का चल रहा है। या थोड़ा थोड़ा देखेंगे हम कोर्स में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। ये बेसिकली डीप लर्निंग का पार्ट है, ये हम नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में देखेंगे। तो मशीन लर्निंग में क्या हम देखने जा रहे हैं, एनवायरमेंट होगा और उसमें हम कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ट्रेन करेंगे,
और उसको कुछ पहले से नॉलेज देंगे, कुछ सिखाएंगे। नॉलेज क्या होगी? वो एल्गोरिथम, कि आपको कैसे काम करना है। अगर 2+2 कुछ करना आता है तो उसको सिखाया गया है कि भाई प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, एक नॉलेज इसको दी गई है, उसके हिसाब से ये एक्शन लेगा। लेकिन अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 119999 दे दिया, टू को इतनी बार प्लस करने का ऑप्शन दे दिया, तो ये प्लस नहीं करेगा, ये अपनी नॉलेज से एक्शन लेगा। मल्टीप्लाई क्यों, अब प्लस क्यों करूँ, अब मैं उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैंने इसको बोला कितना होगा 495 को जोड़ के बताओ 50 बार, 495 को 50 बार जोड़ के बताओ। तो ये क्या करेगा सिस्टम, एक्शन लेगा अपनी खुद की नॉलेज से। क्यों जोड़ू, मैं तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई आसान है। लेकिन अगर मैंने इसको बोला 495 को प्लस करके बताओ 2 बार, तो ये अपनी नॉलेज से एक्शन लेगा कि मैं इसको प्लस कर देता हूँ। प्लस करना उस केस में आसान है। तो कैसा एक्शन लेना है, लॉजिक इज नॉट द एंड ऑफ विजडम, इट इज जस्ट द बिगनिंग। स्पॉक की ये एक कहावत है, कोट है कि लॉजिक जो है आपकी बुद्धिमत्ता का खत्म होना नहीं है, वहां से शुरू होता है। आपके दिमाग में भी जितने सिली आइडियाज आया करे ना, आप सोचा करो आप उतने क्रिएटिव हो। जितना आप सोच पाओगे ना कि यार ये ऐसे क्यों नहीं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे क्यों नहीं, वैसे कर सकते हैं, तो जितना आप कर पाओ, जितना आप सोच पाओ, जितना इमेजिन कर पाओ, वहीं से आपका इंटेलिजेंस लेवल डेवलप होता है। ठीक है, तो क्रिएटिव बनो, इनोवेटिव बनो, नया सोचो। इसका हिंदी वाले बच्चे जो पूछते हैं उनके लिए ये कैसे काम करता है मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम। हमारे पास डेटा होता है, उस डेटा को पहले ही डिवाइड कर देते हैं। कितने परसेंट में डिवाइड करते हैं बताओ जरा, लास्ट टाइम सिखाया था। थैंक यू दिव्यांशु। ओके, मुझे बताओ कितने परसेंट डेटा का बताया था लास्ट टाइम स्प्लिट। 60। मिनिमम कितना होना चाहिए, 50% से अबव होना चाहिए, और मिनिमम 60 तो होना ही चाहिए। 80-20, 80-10-10 भी कर सकते हैं, 70-15-15 भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग का डेटा हमेशा 50% गुड, करेक्ट। चलो कुछ तो सुनते हो तुम लोग क्लास में। तो ट्रेनिंग में डेटा जाएगा और उसका एक हिस्सा बचा के रखेंगे टेस्टिंग के लिए। फिर एल्गोरिथम बनाएंगे। एल्गोरिथम अब तुम सीखोगे, देखो कितने तरह के होते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अब थोड़ा सा अगली क्लास में ना और अटेंटिव रहना, मैथ्स लगेगी थोड़ी सी। एल्गोरिथम होगा, और एल्गोरिथम बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि कितने रूल्स होते हैं काम करने के। और फिर उसको बन गया, अब कोई भी चीज बनेगी तो उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा ना कि वो सही है या नहीं है। तो उसको इवेलुएट करेंगे। और इवेलुएट कैसे करेंगे, ये जो नया डेटा आ रहा है इससे। ठीक है, इस नया डेटा से ट्रेन करके फिर उसका मॉडल बना के लॉन्च कर देंगे, नई प्रेडिक्शंस बनवाएंगे, एप्लीकेशन बना सकते हो, उसका कोई टूल बना सकते हो। ठीक है, ऐसे काम करते हो। क्यों जरूरत है इसकी, समझ, क्या समझ है इसकी। देखो मुझे ये रहा एक अच्छा सा क्लासिफायर बनाना है। ये सारे के सारे जो भी जानवर है ये कहीं जा रहे हैं, इनको वहां पे ह्यूमन नहीं है, और इनको एक मशीन के सिस्टम के थ्रू ही ट्रैक करके गाड़ियों में बिठाना है अलग अलग। क्योंकि सारे अगर एक जैसे होंगे तो कम लड़ेंगे, अलग अलग टाइप के होंगे तो ज्यादा लड़ेंगे। तो इनको अलग अलग गाड़ियों में भेजना है, एक बर्ड सेंचुरी से दूसरी बर्ड सेंचुरी। अगर मुझे ऐसा कोई रिकॉग्नाइजर बनाना है तो मेरे को इसको प्रोग्राम को हाथ से लिखना बड़ा मुश्किल है। बहुत मुश्किल काम है हर एक के फीचर फीड करना। तो मशीन लर्निंग क्या करती है, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेगी इसी तरह के पेंगुइन का, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेगी इस तरह के डॉग्स का, बहुत सारा डेटा कलेक्ट करेगी इस तरह की कैट्स का, उसको सिखा देगी कैट ऐसी दिखती है, पेंगुइन ऐसा दिखता है, डॉग ऐसा दिखता है, ये आए तो इसको डॉग में डाल देना, पेंगुइन आए तो पेंगुइन को पेंगुइन में डाल देना। तो मशीन लर्निंग क्या करती है, डेटा से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सीख लेती है। ठीक है, आज ब्रेक बहुत छोटा लेंगे क्योंकि ब्रेक तो हमारा वैसे ही हो गया, 5 मिनट्स का लेंगे। तो ब्रेक के बारे में चिंता ना करें कि फिर हमारा लेक्चर रह जाएगा ना। 20 मिनट्स का ब्रेक लग गया तो तुम्हारा पहले ही। मजे आ गए तुम लोग के। ओके, फिर कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो मार्स पे कौन से वाले इसरो की न्यूज देखते हो, कौन से वाले प्रोग्राम में हुआ था कि हमारा कम्युनिकेशन टूट गया था रोवर के साथ, और हमें बोला गया था, जब इसरो के जो चीफ थे वो रोए भी थे, वो इमोशनल हो गए थे थोड़े, हमारा एक कम्युनिकेशन टूट गया था। सिर्फ हमारा जो वो रोवर था वहां पे जाके सिर्फ ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, चंद्रयान 2 में।
यस, तो वहाँ की जो इमेजेस हमें कलेक्ट कर रहे थे वो कहाँ से कर रहे थे? तो कैमरा लग रहा था उसके अंदर, मेडिकल में नहीं, मेडिकल में नहीं। तो हमें कहाँ पे यूज होती है इस तरह की चीजें? एक तो ये जो जहाँ पे ह्यूमन एक्सपर्टीज काम नहीं कर सकते, मार्स पे नेविगेट करने के लिए, चांद पे नेविगेट करने के लिए, ये जिस जीके चेक करने के लिए था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका बेसिकली ये कि हम वहाँ पे एक ऐसा कैमरा लगा देते हैं, उसमें एक ऐसा प्रोग्राम फीड कर देते हैं जो जाके वहाँ की इमेजेस कलेक्ट करते हैं, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा होता है कि ये इस लोकेशन की है, ये इस लोकेशन की है, ये इस टाइम कलेक्ट की गई, ये इस टाइम कलेक्ट की गई। तो एमएल का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? नेविगेशन में हो सकता है, स्पीच में बहुत हो सकता है। ओके, ये तो आजकल सब लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं एआई जनरेटेड वीडियोस आ रही हैं और उसमें एक अलग सी वॉइस आती है। मैं आपको एक टूल बताऊंगी आज, उस टूल पे एंड में बताऊंगी, उस टूल पे काम करना, वॉइस जनरेट करने का। जो आजकल एक एआई वॉइस नहीं आती कि आप ऐसा कीजिए ऐसा हो जाएगा, छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस पे, तो वहां पे यूज हो सकता है एआई वॉइस को जनरेट करने के लिए, या उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए कि ये रियल है या नहीं है। क्योंकि जब भी कोई चीज मशीन से बनेगी तो उसकी एक पर्टिकुलर वो होंगी, उसकी स्पेसिफिकेशन, तो ऐसा ही काम करेगा। स्पीच रिकॉग्निशन में यूज हो सकता है, मेडिकल मैं तुम्हें बता ही रही हूँ पहले दिन से यूज होता है। एक टूल का नाम मैं आपको बता के जाऊंगी, वेबसाइट है वो, और आप सब लोग ना अपनी एआई वॉइस क्रिएट करना उस पर, थोड़ा फन टास्क। अपनी एआई वॉइस क्रिएट करके, हाँ वो फ्री है, फ्री वेबसाइट है, और उसमें सिर्फ अपनी पासवर्ड आईडी लॉगिन करने से आप रजिस्टर कर लोगे, और उसमें आएगा कि अपनी एआई वॉइस क्रिएट करो। आपके लिए बड़ा फन एक्टिविटी टाइप है वो, होम टास्क में करना, ठीक है। और जीनोमिक्स से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए भी यूज हो जाती है। तुम एआई एमएल तो हर जगह यूज हो रही है, तो तुम फर्स्ट डे से देखते आ रहे हो। हिंदी वाले बच्चे अगर देखना चाहें तो, अच्छा इसके गोल क्या क्या रहने वाले हैं बताना जरा। मशीन लर्निंग का गोल सबसे पहला तुम्हारी अकल से क्या होता है? तुम क्या कहना चाहोगे, क्यों है इसका गोल? स्लाइड बिना पढ़े बताओ। चलो हटा देती, बट हटा नहीं रही हूँ। क्या गोल रहने वाला है? ह्यूमन, हम चाहते हैं कि ह्यूमन की जो पावर है, जो ह्यूमन का अननेसेसरी श्रम है, जो उसको एक्सेल शीट पढ़ने में लग रहा है, उसको बड़े बड़े पीडीएफ पढ़ने में लग रहा है, वो थोड़ा कम हो जाए, स्मार्ट हो जाए। तो कंप्यूटर इतना स्मार्टली काम करे कि ह्यूमन का जो लोड है वो रिड्यूस हो जाए। मॉडल इतने कंप्यूटेशनल आए, इतने कंप्यूटेशनल होने से मतलब होता है कि कंप्यूटेशनली चीप हो। चीप मतलब कम मेमोरी में ज्यादा काम करें। कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव मतलब ज्यादा बड़ा सिस्टम होके भी वो छोटा काम कर रहा है। हम क्या चाहेंगे? कम पैसा लगा के ज्यादा आउटपुट निकालना। तो जो हमारा मॉडल बने वो इतना ऑप्टिमाइज बने, इतना कंप्यूटेशनली चीप बने। तो क्या क्या है? एक तो एक्यूरेट बने। बताओ जरा, गोल क्या क्या होना चाहिए? एक तो एक्यूरेट होना चाहिए, दूसरा चीप होना चाहिए, कंप्यूटेशनली चीप। कंप्यूटेशनली चीप से मतलब कम पैसा लगा के ज्यादा आउटपुट मिले, ठीक है। उसका जो प्रोडक्टिव वर्क है ये एफिशिएंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और ह्यूमन का लोड कम होना चाहिए। तो देखो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है इस तरह। अगर अच्छी एप्लीकेशन आएंगी जब भी तो यूज होगी। तुम लोग मुझे बताओ, जब तुम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो गूगल प्ले स्टोर से, क्या देखते हो? कितनी एमबी की है? कम एमबी की है, जब भी तो डाउनलोड करते हो। तो क्या है? चीप। चीप मतलब सस्ता, ठीक है। इस फॉर्म में चीप मतलब सस्ता। तो हम चाहते हैं हमारा मॉडल इजी यूजेबल हो, यस, एक्यूरेट हो, चीप हो, स्टोरेज कम ले, और इसको कंप्यूटेशनली इफिशिएंट हो। करेक्ट वर्ड इज कंप्यूटेशनली इफिशिएंट हो। करेक्ट श्रद्धा, यू आर रिस्पॉन्डिंग टुडे। मुझे नाम याद हो जाते हैं। और इसीलिए अगर वो इतना अच्छा होगा तो हम सब जगह यूज कर पाएंगे, सोशल मीडिया में, वर्चुअल असिस्टेंट में, ऑनलाइन शॉपिंग में, हेल्थ केयर में, फाइनेंशियल सर्विसेज में। हिंदी वाले देखना चाहें तो अकाउंटेबल तो एक बेटा उसका इथिक में चला गया। मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है? बताओ भाई, क्यों है इंपॉर्टेंट? सामने लिखा है सब कुछ, अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया एक तरह से उसका सार है ये। डेटा आएगा, उसको प्री प्रोसेस कर लेगा, लर्न कर लेगा, और एरर निकालना सीख लेगा। उसमें कुछ एरर तो नहीं है। उस एरर के बिहाफ पे वो फिर से अपने आप को रिट्रेन करेगा। तो फेज 2 क्या है? प्रिडिक्शन का। मॉडल जाएगा, नया डेटा और प्रिडिक्ट करके देगा। तो
क्यों जरूरी है मशीन लर्निंग आपके लिए? एक तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, दूसरा लार्ज डेटा को अंडरस्टैंड समझने के लिए, हैंडल करने के लिए, जो ह्यूमन के लिए बड़ा मुश्किल है, टाइम को सेव करने के लिए, ह्यूमन का लोड कम करने के लिए। और हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी दुनिया में तो कंप्यूटर चल रहे हैं और हम आज भी कॉपी पेन से पढ़ते रहे, नहीं है ना ऐसा। हम एक टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, वरना पूरी दुनिया एआई में काम कर रही है और हम कॉपी पेन पे ही पढ़ते रह जाए। ये नहीं होना चाहिए। ऑटोमेटेशन के लिए है, चीजें ऑटोमेटेड हो जाए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? 5 मिनट का लेते हैं, 3:07 हो रहे हैं, 3:12 पे सब लोग आ जाना। तुम भी ले लो 5 मिनट का ब्रेक, क्योंकि तुम लोग भी बैठे हो। ओके, 5 मिनट बात करो। कौन सी क्लास में बताया था? फाउंडेशंस ऑफ एआई, फिलोसफी लगी है, प्रोबेबिलिटी लगी है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स लगी है। तो इन सब के कॉन्सेप्ट से थोड़ा 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 लेके ही तो हमने एआई बनाया है। हमने 6 सब्जेक्ट देखे थे उस दिन, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, कंट्रोल थ्योरी और कंप्यूटर साइंस, यही देखे थे ना? यस, न्यूरो साइंस भी देखा था हमने। प्रैक्टिस के लिए मैंने अलग सेट डाले हुए हैं, पाइथन का एक अलग पूरा। एक बार मैं एलएमएस तुम लोग को एंड में 2 मिनट का दिखा दूंगी, जिसको डाउट आ रहा है। अगर एलएमएस आप खोल के देखोगे तो एलएमएस में बड़े अच्छे से नेमिंग कर करके क्लासेस का मॉड्यूल अलग बना रखा है, पाइथन का मॉड्यूल अलग बना रखा है, डेटा सेट का मॉड्यूल अलग बना रखा है। थोड़ा बहुत अपने दोस्तों से भी इंटरेक्ट करो कि भाई तेरा कैसे हो रहा है, मेरे को भी बता दे थोड़ा सा। थोड़ा सा तुम भी एक्टिव बनो ना। तो ये सब एरियाज हैं जो मशीन लर्निंग से इन्फ्लुएंस हुए या मशीन लर्निंग इनसे इन्फ्लुएंस हुई। कौन कौन से रहे वो? कंट्रोल थ्योरी, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, न्यूरोसाइंस। इन सब की हेल्प से हमने थोड़ा थोड़ा एआई के मॉडल को बनाना शुरू किया, है ना। स्टैटिस्टिक्स से हमने क्या लिया? अनुमान लगाना, नंबर्स के साथ खेलना, मीन मीडियन मोड निकालना। ब्रेन मॉडल से हमने क्या लेना शुरू किया? ब्रेन मॉडल मतलब यहाँ पे आपका न्यूरो साइंस। क्या देखा कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम कर रहा है, सीख रहा है, डेटा सीख रहा है, प्रॉब्लम सीख रहा है। अडेप्टिव कंट्रोल थ्योरी में हमने कैसे सीखा एक प्रोसेस को कैसे कंट्रोल करना है, कब एक्शन लेना है, कब नहीं लेना है। साइकोलॉजी बताई थी उस दिन, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। कहते हैं ना कभी कभी यार मैं साइकोलॉजिकली बड़ा डिस्टर्ब हूँ, कि हमारी मशीन साइकोलॉजिकली भी सोच पाए, ह्यूमन की तरह वेरियस प्रॉब्लम्स में सीख सके और रिस्पॉन्स कर सके। ह्यूमन साइकोलॉजिकली अगर बहुत स्ट्रांग होता है तो वो सारी चीजें मेंटल बैलेंस कर लेता है। हम लोग अपने यहाँ पे थोड़ा कम इन चीजों पे वेटेज देते हैं, साइकोलॉजिकल वैल्यू पे, मेंटल हेल्थ पे। लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बंदा मेंटली बहुत फिट है तो फिजिकली भी फिट होगा और वो इमोशनली भी बहुत फिट होगा, और वो अपने सारे वर्ल्ड मतलब एजुकेशन में, करियर में, पर्सनल लाइफ में ग्रोथ करेगा। तो किसी भी चीज में साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सब हर जगह है। ये सब कॉन्सेप्ट्स ऐसे नहीं बनाए, जब बने थे इनका बहुत वास्ट रीजन था, बहुत बड़े एरिया में बने थे। तो साइकोलॉजिकली भी हमें सोच के चलना है अपने मॉडल के बारे में। ऐसा ना कर दे अगर हमने उसको बोला। सब लोगों ने चिट्ठी मूवी देखी है ना, रोबोट की, रोबोट रजनीकांत वाला। हमने उसमें कैसे बनाया था रोबोट कि वो अच्छे के लिए यूज होना चाहिए साइकोलॉजिकली। अगर उसको ये बोले जाके आग लगा दो, तो ये ना कि वो पूरी पूरी दिल्ली जला दे। समझ रहे हो? उसको ऐसे टास्क, ऐसे कमांड्स पे काम नहीं करना है। ओके, ऐसी चीजों को हमें ध्यान, मॉडल को अच्छी चीजें सिखानी है जो ह्यूमन के बेटरमेंट में हो। कुछ भी गलत मत सिखा देना कभी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना नया कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना। जब हम एक लर्निंग सिस्टम बनाने जाते हैं तो उसमें क्या क्या लगता है, क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। एक होती है लर्निंग, एक होती है ट्रेनिंग। आपका प्रोग्राम क्या है, लर्निंग या ट्रेनिंग? जल्दी बताओ, आपका प्रोग्राम क्या है? जो कोर्स आप कर रहे हो ये लर्निंग है या ट्रेनिंग है? लर्निंग है ये, लर्निंग है ये।
लाइको ट्रेनिंग है ये। यस बोथ, तुम लर्न कर रहे हो, हम ट्रेन कर रहे हैं, करेक्ट। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक होती है। स्टूडेंट सेंट्रिक मतलब आपको जो होमवर्क दिया जा रहा है ना, वो आपको करना है 4-5 तरीके से और करना है, समझे। एक तरीका यहाँ पे बताया गया, 4 तरीके आपने और सोचे आपके दिमाग में। फोर लूप के बल आप, मैंने एक मल्टीप्लिकेशन का टेबल दिया था, आप उसको वाइल लूप से भी कर सकते थे, जो फोर लूप से दिया गया था आपको, ठीक है। तो ट्रेनिंग और लर्निंग में प्रॉब्लम क्या है? ट्रेनिंग में आप किसी चीज को करना सीखते हो, लर्निंग में आप उसकी थ्योरी पढ़ते हो। तो यहाँ पे थ्योरी भी पढ़ रहे हो और करना भी सीख रहे हो, तो क्या है? लर्निंग भी है और ट्रेनिंग भी है। तो एक प्रोसेस, हम जब कोई लर्निंग सिस्टम बनाते हैं तो उसमें 2 तरह की चीजें होती हैं, एक तो लर्निंग सिखाना और एक ट्रेनिंग हैंड्स ऑन कराना, ठीक है। तो लर्निंग में क्या क्या लगता है? एक लर्निंग में ऑफ कोर्स ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस लगता है। अगर मैंने पहले से बना रखा है, मैंने पहले से सीख रखी है ना मशीन लर्निंग, तभी तो मैं सिखा पा रही हूँ। अगर मुझे ही नहीं आती तो कैसे मैं सिखा पाती? नहीं सिखा पाती। तो लर्निंग में क्या क्या लगता है? एक तो हमें ट्रेनिंग एक्सपीरियंस लगता है, एक टारगेट फंक्शन। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, देखो ध्यान से सुनना। एक टारगेट फंक्शन और एक लर्न फंक्शन, ये क्या होते हैं? और एक लर्निंग एल्गोरिथम। तो ट्रेनिंग में 4 चीजें कौन कौन सी लगेंगी? एक तो ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, टारगेट फंक्शन, लर्न फंक्शन और लर्निंग का एल्गोरिथम, ठीक। अब टारगेट फंक्शन और लर्न फंक्शन क्या है, लर्निंग एल्गोरिथम क्या है? एक्सपीरियंस तो बता दिया, मुझे आएगा जब भी मैं तुम्हें सिखाऊंगी। टारगेट फंक्शन क्या है? मान लो इससे देखो, इसमें टारगेट था ये 4 की वैल्यू को बताना कि 4 कैसा दिखता है। तो अगर इसने एक बार सीख लिया ना 4 कैसा दिखता है, तो ये टारगेट है 4। टारगेट फंक्शन क्या हुआ? इसको 4 सिखाना, इस मॉडल को ये सिखाना कि 4 कैसा दिखता है। और लर्न फंक्शन क्या हुआ? जो इसने सीखा कि अब इस तरह से 4 आए ना, इस तरह की वैल्यू को भी 4 ही बताना है, इसको भी 4 ही बताना है, और भी कैसा भी 4 लिखा हो, कैसा भी 4 लिखा हो, अच्छा 4 लिखा हो, आता है कैसा, उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी 4 लिखा हो, ये सबको बता पाए, वो है लर्न फंक्शन। इसने कितना सीखा। टारगेट फंक्शन वो जो उसको चीज सिखानी है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है? टारगेट फंक्शन, लर्न फंक्शन, लर्निंग एल्गोरिथम, वो तरीका जिसके थ्रू उसको सिखाना है। कैसे सीखेगा? देख के सीखेगा, बना के सीखेगा, पढ़ के सीखेगा। तुम्हारा तरीका क्या है? ये वीडियोस, ये असाइनमेंट्स, ये लेक्चर्स, ये लर्निंग एल्गोरिथम है हमारा। टारगेट क्या है? आप इस कोर्स को करने के बाद एआई एमएल की कुछ कॉन्सेप्ट सीख जाए, थोड़ा सा पाइथन में 1-2 कोड बनाना सीख जाए, ठीक है। ये आपका टारगेट है। लर्न फंक्शन क्या है? जो आप सीखेंगे, जो आपकी मेहनत होगी वो। और ट्रेनिंग में हमें क्या चाहिए? ट्रेनिंग में हमें चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वैल्यूज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। सुपरवाइज क्या है, अनसुपरवाइज क्या है, हम पढ़ेंगे। कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग, कि किस चीज को कंट्रोल किया जा सकता है, कुछ चीजें होंगी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेनिंग डेटा इन रिलेशन टू टेस्ट डेटा, हमारा जो ट्रेनिंग का डेटा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, वो टेस्ट डेटा का जो टास्क है उसका एक पार्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो क्लास प्रॉब्लम तो बनानी है डॉग वर्सेस कैट की और सिखा दिया मैंने कैट वर्सेस डॉग, कैट वर्सेस रैट, है ना। तो डेटा का उसके जो टेस्ट डेटा है उसमें एक रिलेशन होना चाहिए। कैसा होगा? एक एनवायरमेंट होगा, एक एक्सपीरियंस होगा। ट्रेनिंग और टेस्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे। लर्नर अपनी नॉलेज से उसको सीखेगा और फिर परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा कि परफॉर्मेंस आपकी कैसी रही। ये आपको टारगेट फंक्शन और लर्न फंक्शन ही दिखाया मैंने कि इसको 4 सीखना था, वो टारगेट फंक्शन है। वो चीज जो उसको सीखनी है वो एक टारगेट फंक्शन है। और जिस तरीके से इसने सीखी वो लर्निंग एल्गोरिथम है। और सीखने के बाद लर्न फंक्शन कौन सा है? कि वो हर तरह के 4 पे कमेंट कर पाए। जरूर नहीं है 4 ऐसा ही लिखा मिले उसको, कभी टेढ़ा भी मिल सकता है, कभी उल्टा भी मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है। ये इसको भी 4 ही बताए, समझे। इसको भी कमेंट कर पाए, अच्छा ये भी 4 ही है, बेशक उल्टा लिखा है तो क्या हो गया, टेढ़ा भी हो सकता है, इट कुड बी लाइक दिस, टिल्टेड भी हो सकता है, समझ रहे हो। इट कुड बी एनीवे, किसी भी तरीके का हो सकता है। तो वो सीख जाए, वो लर्न फंक्शन होगा। टारगेट फंक्शन क्या है? जो चीज उसको सिखाई जा रही है वो टारगेट फंक्शन है, ओके।
लर्निंग एल्गोरिथम एक सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल, एक रूल, किस तरीके से उसको सिखाया जाएगा। हम क्या क्या देंगे उसको, ट्रेनिंग का डेटा देंगे, फिर एक रूल देंगे जिस रूल से उसको सीखना है। कौन सा रूल है, जैसे यहाँ पे रूल चल रहा है क्लासेस का, हम टीटीएस में क्लास लेते हैं 2-2 घंटे की, आप उस क्लास में बैठते हो, एक रूल, एक तरीका फॉलो करने का, उस एल्गोरिथम पे फिर काम करके एनालाइज करके आउटपुट निकालने। ये होता है लर्निंग एल्गोरिथम, किस तरीके से सीखी गई वो। फिर से क्वेश्चन तुम्हारे लिए, जल्दी बताओ, डेटा सेट कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। हाँ, सभी तरह के 4 बना दिए राम खान ने। तो इस वाले 4 को नहीं पहचान पाएगा नवेंदु, क्योंकि ये अलग है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हमने उसको। यस, ये तो आपको दिख रहा है कितनी कितनी परसेंटेज में डिवाइड करते हैं इसको, 60-20-20, 70-15-15 में भी कर सकते हैं, 70-20-10 में भी कर सकते हैं, 80-10-10 में भी कर सकते हैं, ओके, 75 और 10-15 में भी कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का डेटा हमेशा कितना होना चाहिए, 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो मशीन लर्निंग में जब हम काम करेंगे तो हमेशा हमारा जो ट्रेनिंग का डेटा है वो 50% से ज्यादा, कोशिश रखना कि 70% होना चाहिए। वैलिडेशन में 15%, टेस्टिंग में 15%, हो गया 100% पूरा। अगर ये 80 डाला है तो ये 10-10 कर दोगे, पर इसको 70 रखोगे तो बेटर है। इसको 75 भी रख सकते हो, 75 रखो, इसको 10 रखो, इसको 15 रख लो, है ना, ऐसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। पर हमेशा 60 से ज्यादा ही रखना, 60 थोड़ा कम हो जाएगा, एवरेज 70 रख लो, 75 10 15 रख लो। टेस्टिंग में भी डेटा जाना चाहिए। एमएल का प्रैक्टिस मतलब एमएल यूज में कैसे आ रहा है, कहाँ कहाँ इसको समझ सकते हैं। एक तो सबसे पहला चीज तो ये है कि इसके पास काम कब करेगा एमएल, जब इसके पास पहला एक्सपीरियंस होगा, प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी। अगर पहला सही नहीं है कुछ, तुम भी तो कभी सीख पाए। अगर तुम आज यहाँ पे बैठे हो ग्रेजुएशन में तो 12th करके ही आए हो ना, और 12th के लिए 10th करनी पड़ी थी, 10th के लिए 8th करनी पड़ी थी, 6th करनी पड़ी थी, और अल्टीमेटली तुम्हें जन्म लेना पड़ा था इस दुनिया में कुछ भी सीखने के लिए। अगर देखा जाए तो ऐसे ही लेंगे ना। तो क्या है कहने का मतलब कि आपके पास प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। एमएल प्रैक्टिस कैसे काम करेगी एमएल में, थोड़ा बहुत उसको पहले से पता होना चाहिए। उस पता होने के बाद उसका एक गोल होना चाहिए। जैसे कि मुझे अगर हाउस रेंट का एक मॉडल बनाना है कि मेरे मान लो 10 घर है दिल्ली में और मैंने वो पीजी पे चढ़ा दिए, मैं चाहती हूँ अब उसका प्रोडिक्शन बना बना के दे दे कि भाई हर साल इतना इंक्रीमेंट हो रहा है किराए में, इतना बिजली का बिल बढ़ रहा है, इतना लैंड का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो उसका एक बिल बना के दे दे। आप अपने अकॉर्डिंग एक रेंट चार्ट बना के दे दे जो भी मेरे पास गेस्ट आए कि अगर अच्छा 2 रूम में रहोगे, 2 रूम का सेट है तो इतने का है। तो क्या करें, मेरे को पहले से देखना पड़ेगा कि पहले बिजली का बिल पिछले साल कितना रहा है, मेरा पहले के जो पीजी गेस्ट आए थे कितना देते थे, एक रूम का कितना लगता है पूरी दिल्ली में। ये सब कैलकुलेशंस मुझे पहले करके रखने पड़ेंगे। और गोल क्या है, अगला प्रेडिक्ट कर दे हर साल का, अपने आप उनके पास मैसेज चला जाए इस एक साल हो गया इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे सैलरी का भी कह सकते हैं हम कि भाई हर साल मेरा एक्सपीरियंस बढ़ रहा है किसी कंपनी में काम रह के, तो मेरा सैलरी भी बढ़ना चाहिए। तो एक प्रायर नॉलेज होनी चाहिए और एक गोल होना चाहिए, और उस बात को समझने का क्लियर पिक्चर होना चाहिए एमएल की प्रैक्टिस में। फिर डेटा, ऑफ कोर्स डेटा है, क्लीनिंग प्रोसेसिंग करोगे, क्लीन करोगे, फीचर इंजीनियरिंग करोगे, ये तुमने लास्ट क्लास में सीखा है। लर्न मॉडल्स होने चाहिए, यस सारे। आज तो तुम्हें सिर्फ थ्योरी में बताए जाएंगे, अगली क्लास में इम्प्लीमेंटेशन है एक, तो मैं यस आज मैं अपलोड कर दूंगी लिंक, उसको डाउनलोड करके रखना। कुंडली में भी है ये, एस्ट्रो चार्ट में जो आजकल आता है ना, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। वो आपकी इंफॉर्मेशन आपके उनके पास ऑलरेडी होती है बहुत सारी, कि आप स्टूडेंट हैं, आपका ये नाम है, आपका आपके एप्लीकेशन में भरते हो ना आप, जब वो आपसे पूछते हैं आपकी डिटेल्स, और आप देखना अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम देनी शुरू कर देंगे, इंटरप्टेड रिजल्ट्स होंगे फिर, और फिर एक कंसोलिडेट हमारे पास सिस्टम होगा। इसमें क्या क्या हम सीखेंगे, एक एग्जांपल से देखते हैं कि जो उसमें चीजें छुपी हुई हैं, हिडन सेट ऑफ इंस्टेंसेस जो हमें नहीं दिख रहे हैं, उनको बोलेंगे कॉन्सेप्ट। नीड टू प्रिडिक्ट, उस चीज को प्रिडिक्ट करने की क्या जरूरत है कि एक टेस्ट, इफ अ टेस्ट इंस्टेंस इज इन दैट सेट और नॉट। अगर मान लो इसने मुझे इसमें ये क्या है, पिग है, लेट्स से दिस पिग, इसके ऊपर काम करना है, और ये बहुत
छुपे हुए चीजें हैं, कुछ इसमें नहीं दिखती हैं जो चीजें, ये हमें इन पे भी कुछ काम करना है हमें। इस पिक के पीछे मान लो एक और फोटो है, उस पे भी मुझे काम करना है। तो कुछ हिडन सेट्स हैं जो छुपे हुए हैं, जो चीजें छुपी हुई है उसको बोलते हैं हिडन थिंग्स, उनको भी निकालने हैं। अरे वो एक्सेल शीट पड़ी थी ना कल, एक्सेल शीट पड़ी थी ना कल, उसमें देखा था 2 कॉलम खाली थे, अननेम्ड और स्टेटस, उसको हटा दिया था हमने, याद करो, है ना। तो उस चीज, ऐसी चीजें जिनकी जरूरत नहीं है या जिनकी जरूरत है वो निकाल के लाना। फिर हमने एक और चीज और की थी, हमने मैरिड वाले फंक्शन का नाम शादी रखा था, याद करो। कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आपको जो इंजीनियरिंग करनी पड़ती है उसको चेक करना कि वो चीज उसमें होगी या नहीं होगी, उसकी जरूरत है या नहीं है। इन सब कॉन्सेप्ट लर्निंग बोलते हैं इसको, कि जो चीजें छुपी हुई है उनको कुरेद के लाना बाहर, और जो चीजें नहीं है उन पे स्टडी आउट करना। ठीक है, कंक्लूड क्या करें हम, बताइए। मशीन लर्निंग में अगर कंक्लूड करने पे आए तो क्या है? मशीन लर्निंग एक तरीका है जो ह्यूमन को मशीन की तरह काम करना सिखा रही है। डिटेक्ट, ये जो रेड रेड वाली है, ये वाली चीजें अच्छे से देख लो। डिटेक्ट वेरियस पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न, कब इंक्रीज है, कब फॉल है, कब किराया बढ़ेगा, कब घटेगा, कब सैलरी को बढ़ाना है, कैसे एडमिशन रेट बढ़ेगी, ये सब पे कैसे काम करना है हमें। कैसे सीखता है ये? पास डेटा से सीखता है, और सीख के क्या करता है, अपने आप को खुद से खुद इम्प्रूव करता है। किसका सोर्स है ये? डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी। किसका है ये? एमएल। कभी भी कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू के लिए, अगर आपको मैं बताऊं तो एमएल कौन सी टेक्नोलॉजी है? डेटा ड्रिवन। कौन सी? डेटा ड्रिवन। अगर डेटा ही नहीं होगा तो सीख ही नहीं पाओगे ना। तो एमएल कौन सी टेक्नोलॉजी है? डेटा ड्रिवन। और ये डेटा माइनिंग से भी थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है। डेटा माइनिंग मतलब जहां पे आप डेटा निकालते हो, माइन खदाने बोलते हैं ना, वहां से आप डेटा निकालते हो। तो अगर डेटा आ गया तो एमएल लगा दो, प्रिडिक्शन कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजी है एमएल। ओके, ये शुरू में ही बताया था, एआई का सबसेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। डीप लर्निंग इमेजेस पे काम करेगा, और मशीन लर्निंग आपका बेस्ट पार्ट क्या है इसका? एक तो डेटा ड्रिवन है, दूसरा एक चीज और बताई थी शुरू में, याद करो, कि इसमें कोडिंग कम लगती है। इसमें जो कोडिंग का पार्ट है वो कम लगता है। कैसा है ये? इसमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, सारा का सारा काम डेवलपर ने करके रख दिया, आपको तो बस जाना है, उठाना है और यूज करना है। स्टैटिस्टिकल जितनी भी स्टैटिस्टिक्स है ना, पहले आप क्या कर रहे थे, एक्सेल में हर एक के लिए फॉर्मूला लिख रहे थे। अब आपका काम क्या है? अब आपका काम जाना है उसको सिर्फ, अभी देखोगे जब अगले, इसमें तो नहीं कर रहे आज, तो नहीं है हैंड्स ऑन, अगले में कर रहे हैं, जब आप जाओगे तो चेक करोगे। फिर डीप लर्निंग में सारा का सारा काम, ये मशीन लर्निंग का सबसेट है, इसका सारा का सारा काम कौन कर रहा है? इमेजेस और वीडियोस में कर रहे हैं। तो मशीन लर्निंग सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है, रेनफोर्समेंट है, ये आगे मैं थोड़ा यहाँ से दिखाती हूँ आपको। नोशंस क्या क्या है इसमें, ये वाला हम अभी पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रेनफोर्समेंट, पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, पूरा है ये, आज की क्लास में है। ओवरफिटिंग बताई थी भी बच्चों, जरा बताओ कल क्या होती है ओवरफिटिंग? ओवरफिटिंग और अंडरफिटिंग लास्ट क्लास में बताए थे मैंने, बताओ बताओ, आंसर मी नाउ। ओवरफिट और अंडरफिट मॉडल भी बताए थे। अभी किसी बच्चे ने एक क्वेश्चन भी पूछा था आज, एक ग्राफ दिखा के। आंसर टाइप करो, ओवरफिटिंग क्या होता है? अरे वाह, व्हेन यू लर्न। अच्छा, गूगल तो नहीं कर रहे तुम लोग साइड में टैब खुल के? लो बायस लो वेरिएंस कौन सा मॉडल होता है? सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा होता है? बेस्ट मॉडल होता है, लेकिन कौन सा वाला होता है बेस्ट मॉडल? लो बायस एंड लो वेरिएंस, यस, लो बायस लो वेरिएंस बेस्ट मॉडल। ओवरफिटिंग क्या होता है? जब डेटा नॉइस डेटा सीख लेता है, सिर्फ अपना ही अपना डेटा सीख लिया उसने और कुछ सीखा ही नहीं, समझ रहे हो? अगर मैंने उसको, याद करो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन मैं सबको देती आ रही हूँ, क्वेश्चन वाला एग्जाम्पल, 5 बच्चे फेवरेट है, उन 5 बच्चों को पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया, वो कर आए, उन्होंने सिर्फ वही सीखा, नॉइस सीख लिया ना उन्होंने डेटा में, उन्होंने सिर्फ वही सीखा।
और कुछ नहीं सीखा, वो ओवर फिटिंग है। और अंडर फिटिंग क्या होगी, आपने एक दिन पेपर से पहले कॉपी खोली और ऊपर ऊपर की हेडिंग पढ़ ली हर टॉपिक के बारे में, वो क्या सिंपल सिंपल सीख लेना, वो है अंडर फिटिंग। तो हमें कैसा मॉडल बनाना है कि वो कॉम्प्लेक्स चीजें भी सीखे, ओवर फिट भी ना हो, कॉम्प्लेक्स के चक्कर में ये ना हो जो डेटा था वही सिखा दिया उसको। उसको हमेशा बैलेंस मॉडल बनाने चलना है। तो अंडर फिटिंग जब सिंपल सिंपल चीजें सीख ले, अडप्टिव फिल्टरिंग ये होता है बेस्ट मॉडल। ओवर फिटिंग क्या, जैसे जैसे पैटर्न्स थे देखो वैसे वैसे सीख लिए, इसने कितना स्मूथली क्लासिफाई करा है। तो हमें कैसा चाहिए, अगर एक दो एरर आ भी गया तो ठीक है, लेकिन वो सीखे तरीके से। नंबर 90% आए लेकिन मेहनत से आए, सीख के आए, पूरे साल पढ़ के आए। ओके। तो ओवरफिटिंग क्या, जब वो सिर्फ डेटा सीख लेता है, प्रॉब्लम नहीं सीखता। और अंडरफिटिंग क्या, सिंपल सिंपल सीख लेता है, सिंपल सिंपल पॉइंट को अंडरफिटिंग है। हमें कैसा चाहिए, लो बायस लो वेरिएंस बेस्ट मॉडल। इसको दूर करने के लिए क्या तरीका होता है, रेगुलराइजेशन। रेगुलराइजेशन, एक तो हम डेटा को सफल कर देते हैं, इसमें बार बार डेटा को चेंज कर देते हैं। एक बार मॉडल को ट्रेन किया, पहला स्प्लिट दिया 80-20 का, ऐसे समझो पहली बार 80% और 20%। तो 1 से 80 तक के जो नंबर थे वो पहली बार में दिए, दूसरी और जो 20% थे बाकी के 81 से लेके 100 तक वो टेस्ट में गए। अब अगली बार कैसे जा रहे हैं, उसी डेटा को 1 से 20 वाले को छोड़ दे, 21 से 100 वालों को ले ले और 1 से 20 वालों को टेस्ट में डाल दे। इसको बोलते हैं डेटा शफलिंग। अब फिर से क्या करें, फिर से 40 से लेके 20 तक के आए थे ना, पहले हम 20 तक के लिए थे, अब 21 से 40 वाले छोड़ दे, पहले के 20 और लास्ट के 60-80 बना ले। समझ रहे हो, इस तरीके से डेटा को चेंज करता जाए, रेगुलराइज करता जाए डेटा को, इसको बोलते हैं हम रेगुलराइजेशन। तो नोशंस नोशंस मतलब कुछ कुछ टर्म्स है एमएल की जो आप सीखने जा रहे हो। मॉडल का सिलेक्शन कैसे करना है, बहुत सारे मॉडल्स होंगे, और हर मॉडल के शुरुआत में जब मैं आपको कोई भी एल्गोरिथम पढ़ाऊंगी ना, अगले 2 हफ्ते तक आप कॉपी पेन लेके बैठिएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको शायद स्लाइड में भी ना मिले, कुछ चीजें ऐसी होंगी शायद गूगल में भी ना मिले। वो टर्म्स में बोलूंगी कि कौन सा प्रोबेबिलिटी पे यूज होता है, कौन सा इंडिपेंडेंस पे यूज होता है, कौन सा डिपेंडेंस पे यूज होता है, वो लिखते हुए चलना। ठीक है, तो आपके पास एक पहले से थ्योरी होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा मॉडल यूज करने जा रहे हो। समझे, कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए कौन सा मॉडल यूज करने जा रहे हो। इसका मतलब ये तो नहीं है ना मशीन लर्निंग की 50,000 एल्गोरिथम है तो 50 के 50 लगा दो, नहीं। हर प्रॉब्लम की कुछ खासियत होती है ना, जैसे हर बच्चे का कुछ अपना तरीका होता है सीखने का, नोट्स बनाने का, तो ऐसी हर एल्गोरिथम की अपनी कुछ ब्यूटी होती है। हर पर्टिकुलर डेटा पे सेट नहीं होगा, हर पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे सेट नहीं होगा, वो भी हमें सीखना है। और किसी ने कल क्वेश्चन किया था कि मैम डायमेंशन रिडक्शन क्या होता है। डायमेंशन रिडक्शन देखो ये होता है, ये 3D में था, यहाँ ये 2D में आ गया, और यहाँ ये 1D में आ गया। समझे बच्चों, किसी ने मुझसे पूछा था कि डेटा को रिडक्शन करने का क्या होता है। हाँ मैं लिखने को बोल दूंगी, ठीक है। अगले हफ्ते से हम मॉडल पढ़ेंगे सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के, वो देख लेना। डायमेंशन रिडक्शन होनी चाहिए आपके मॉडल में। पहला क्या होना चाहिए, ओवरफिट ना होना चाहिए, रेगुलराइज होना चाहिए, जनरलाइज मतलब ऐसा बने कि सब डेटा पे चले, और मॉडल का सिलेक्शन आपको प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए करना है। नोशन क्या क्या है, ओवरफिट ना होना चाहिए, रेगुलराइज होना चाहिए मतलब सारे डेटा पे ट्रेन होना चाहिए बैचेस में 20-20-20 करके, 80-80 करके। और थर्ड, डायमेंशन रिड्यूस होनी चाहिए, जिनकी जरूरत नहीं है। देखो ये फालतू में पहले पड़े थे ना डॉग यहाँ पे पूरे बॉक्स में, जब इसको और छोटा कर दिया तो 2D में भी आ गए, और छोटा कर दिया तो 1D में भी आ गए। इसको बोलते हैं डायमेंशन रिडक्शनसिटी। इसको हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी, इसको हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाएगा, और इसको हैंडल करना और भी इजी हो जाएगा। समझे, ये कहलाती है डायमेंशन रिडक्शनसिटी। इसका हिंदी वर्जन है ओवरफिटिंग, सामान्यीकरण, निम्नता, आयाम का अभिशाप। आयाम का अभिशाप इज डायमेंशन रिडक्शनलिटी, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी। ठीक है, तो डायमेंशन को कम कर देना। ये 3D में इंफॉर्मेशन थी, सेम 2D में आ गई, 1D में आ गई। ये बड़ा ध्यान से रखना, डायमेंशन बहुत रिड्यूस होती है डेटा पे, पीसीए आईरिस वगैरह पे। अब मशीन लर्निंग के टाइप्स देखो। मशीन लर्निंग कितने टाइप की बताई, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रेनफोर्समेंट। ठीक, सुपरवाइज में हमेशा क्या होगा, लेबल होगा। उसमें 2 टास्क परफॉर्म किए जाएंगे, क्लासिफिकेशन, एक क्लास सारी की सारी एक तरफ,
देखो क्लास होगी और एक रिग्रेशन कंटिन्यूअस पे। अच्छा पहले यहाँ तक कोई डाउट, क्योंकि अब हम एक नए मॉड्यूल में जा रहे हैं। 3 क्या लिख रहे हो बच्चों, आंसर लिख रहे हो? अच्छा यहाँ तक किसी भी स्लाइड में कोई डाउट है तो? व्हाट्स योर नेम, लेट मी सी, यू आर लाफिंग टू मच। नेम, तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा है। PMCOE Senoi, दिस इज यू। टू मच लाफिंग, हमें जोक चल रहा है क्लास में। ठीक है, मशीन लर्निंग 3 टाइप की होती है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्समेंट। सुपरवाइज में अभी तक क्या बताया, वहां पे लेबल होगा। ये कौन सी 2 प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्लासिफिकेशन की और रिग्रेशन की। अनसुपरवाइज्ड कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्लस्टरिंग की। और रेनफोर्समेंट किस पे काम करेगा, फीडबैक पे। रेनफोर्समेंट किस पे काम करेगा, फीडबैक पे। ध्यान से देखो, क्लासिफिकेशन क्या होगा, एक तरह के लोग एक तरफ आ गए, ठीक है। जैसे कि मैंने क्लास में ग्रुप्स बनाए, गर्ल्स वर्सेस बॉयज, तो गर्ल्स एक तरफ आ गई, बॉयज एक तरफ आ गए। बहुत ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन है जो नेचर भी करके देता है, हमें क्लासिफाई हो गए, ये हमने बनाए। या फिर हमने टीम्स बना दी कि साइंस वाले एक तरफ, मैथ्स वाले साइंस वाले एक तरफ, आर्ट्स वाले एक तरफ, कॉमर्स वाले एक तरफ। बहुत ब्यूटीफुल क्लासिफिकेशन है। रिग्रेशन क्या है, कंटिन्यूअस। जैसे कि वेदर, 24 घंटे मौसम चेंज हो रहा होता है ना हर पॉइंट पे, तो एक कंटिन्यूअस प्रॉब्लम को ट्रैक कर। क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग करना अपने अकॉर्डिंग। ये जो सारे के सारे ग्रीन डॉट थे अपने अकॉर्डिंग चूज हो गए एक तरफ, रेड एक तरफ। क्लासिफाई नहीं हुए, ग्रुप बन गया इनका, बस हम एक जैसे दिखते हैं तो हम एक तरफ आ गए। ये बहुत चलता है, बचपन में चलता था ना। बचपन में दोस्त मेरे जैसा, तो ग्रुप बना लिया, और वो बचपन की दोस्तियां फिर आगे तक चलती है कंटिन्यू। सबसे नेचर के एग्जांपल मैं आपको इसलिए देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। क्लस्टरिंग मतलब नेचुरल ग्रुपिंग, क्लस्टरिंग अनसुपरवाइज में नेचुरल ग्रुपिंग होती है कि एक जैसे लोग एक तरफ। और रेनफोर्समेंट किस पे काम करेगा, फीडबैक पे। रेनफोर्समेंट किस पे काम करेगा, फीडबैक पे। यानी कि यहाँ पे जाके सीखेगा, कुछ एक्शन लेगा, मॉडल को बताएगा, कुछ सॉरी एक सीखेगा, यहाँ पे स्टेट होगी, फिर कुछ मॉडल को लर्न कराएगा और उसके भी यहाँ पे एक्शन लेगा, फिर फीडबैक देगा, फिर से सीखेगा। तो ये दोनों तो हम प्रैक्टिस में करेंगे, ये दोनों सबसे ज्यादा यूज भी होते हैं, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज। इसका वो भी देखेंगे। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ये सारे पढ़ने वाले हो तुम, सारे तो नहीं, लेकिन कोशिश है कि जितने मैक्सिमम हो जाए। SVM, डिसीजन ट्री, जो आपके यूज में आने वाले होंगे। जैसे इसमें आपको क्लस्टरिंग कराई जाएगी, इसमें आपको ये तो पूरा होगा, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के नाम है, रिग्रेशन में पढ़ोगे लीनियर रिग्रेशन, पॉलीमर रिग्रेशन, ठीक है, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ये रिग्रेशन के पार्ट है, रिग्रेशन के एल्गोरिथम से। क्लासिफिकेशन में पढ़ोगे KNN, ट्रीज, लॉजिस्टिक, नेववाइज और SVM। ये अभी नाम है, अभी के लिए इतना याद रखो। ये क्लासिफिकेशन के लिए, ये रिग्रेशन के लिए यूज होंगे, ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होंगे, ठीक है। फिर अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग में कौन कौन से, SVD, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और K मींस। इसमें हम आपको K मींस पढ़ाएंगे, और K मींस में एक बड़ा ब्यूटीफुल करवाऊंगी मैं आपको मूवी वाला, क्योंकि आप भी बड़ा इंटरेस्ट लेंगे उसमें, मूवी की रेटिंग करेंगे उसमें, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी कौन कौन से एल्गोरिथम के नाम थे। डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, क्लासिफिकेशन के लिए KNN, लॉजिस्टिक, नेववाइज, SVM। और इसमें हम K मींस पढ़ेंगे बस, ठीक है। अब सुपरवाइज देखो कैसी है, लेबल डेटा है, इन सबका नाम दे रखा है। और लेबल्स क्या क्या है, एलिफेंट, काओ, कैमल, 3 लेबल है इसके। ट्रेनिंग डेटा सेट को हमने लिया, सुपरवाइज मॉडल लगाया, डिजायर आउटपुट चाहिए हमें। डिजायर आउटपुट क्या, जो लेबल है, उसको एल्गोरिथम में फीड कर दिया। एल्गोरिथम में गया, प्रोसेस किया, उसने सीखा, ओ मेरे पास 3 तरह का डेटा आया है, काओ का, एलिफेंट का और कैमल का। आउटपुट भी इसने बना के दे दिया। अच्छा ये एलिफेंट है तो एलिफेंट, कैमल है तो कैमल, काओ है तो काओ। दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, जब डेटा पे काम करते हैं, ठीक। इसने क्या क्या सीखा देखो,
इसमें से इसको एप्पल सिखाया गया, ये भी एप्पल है और ये भी एप्पल है, ये बनाना है। सुपरवाइज लर्निंग को कैसे सिखाया जाता है कि आपको जाके एक लेबल मिलेगा एप्पल, इन तीनों को एप्पल बताया गया है तो इसने इनको एप्पल क्लासिफाई किया इन दोनों को कि दो तो एक जैसे थे, ये अलग था, और ये बनाना है। तो इसको शेप सिखाई जाती है, इस शेप से सीखता है ऐसे, अच्छा एप्पल ऐसा बनता है तो ऐसा एप्पल दिखता है, बनाना ऐसा बनता है तो ये बनाना दिखता है। ये दिस इज कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है। अनसुपरवाइज्ड, इसको कोई लेबल नहीं दिया गया। देखो यहाँ पे लेबल दिए गए थे ना, काउ, एलिफेंट, कैमल, यहाँ पे इसको कोई लेबल नहीं दिया, सिर्फ डेटा दे दिया, इंटरप्रेट किया इसने, खुद से सीखा, कलर वगैरह, शेप वगैरह, एल्गोरिथम ने प्रोसेसिंग की, और जो एक जैसी शेप के थे नेचुरल ग्रुपिंग आ गया एग्जांपल, जो एक जैसे थे वो एक जगह चले गए, नेचुरली अपने आप को अपनी जगह ले गए। कोई डाउट है यहाँ तक? जहां तक कोई डाउट है इन किसी भी स्लाइड में, फिर हम अनसुपरवाइज शुरू करेंगे। सुपरवाइज इसको सिखा दिया था, अनसुपरवाइज में क्या सीखेगा ये? लेबल नहीं होगा, एक जैसे लोग हर जगह चले जाएंगे। अनसुपरवाइज में हम इसको देंगे नहीं, बताएंगे नहीं ये कार है, इसको खुद से देखना होगा, अच्छा ये दोनों कार है, ये दोनों बाइक है, हम नहीं बताएंगे, ये अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज में क्या चल रहा था, अगर ये होती कार तो इसके आगे लिखते ये कार है, को देते पहले ही, और इसको देखना भी, एक CNN हम आपको क्लास में बनवाएंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी कि लेबल देते कैसे हैं। नेक्स्ट क्लास की वीडियो आज कैसे अपलोड हो जाएगी श्रद्धा, हाउ कैन यू से दिस? लाइव पढ़ा रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, तो नेक्स्ट क्लास की वीडियो आज कैसे अपलोड हो जाएगी? आज की वीडियो तो आज हो जाएगी, नेक्स्ट क्लास की आज कैसे हो जाएगी? थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। अनसुपरवाइज्ड को हिंदी में बोलते हैं अप्रशिक्षित, सुपरवाइज्ड को हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षित। ठीक है। रेनफोर्समेंट लर्निंग किस पे काम करती है? ऑब्जर्व करेगी, देखेगी, एक एक्शन प्लान करेगी, फिर एक्शन लेगी, फिर एक फीडबैक लेगी, फिर से अपनी पॉलिसी को इम्प्रूव करेगी, और फिर पूरे के पूरे प्रोसेस पे इटरेट होगी। जैसे कि टीचिंग चलती है, मैंने आपको कुछ पढ़ाया, आपसे फीडबैक लिया, फिर उस पर काम किया, फिर से पढ़ाया, फिर से कोई फीडबैक आया, फिर से उस पर काम किया। या फिर आपके एग्जाम्स चलते हैं, सेमेस्टर शुरू हुआ आपके, सेमेस्टर में तो नहीं, स्कूल्स में चलते थे, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, हाफ ईयरली, जब जाके फाइनल आते थे, बीच बीच में आपको चांस दिया जाता था अपने आप को इम्प्रूव करो। रीइंफोर्समेंट लर्निंग है। कैसे काम करती है मशीन लर्निंग? अब तक तो सबको पता लग गया होगा, बताओ जरा। स्टेप्स बताओ, तुम्हारे आगे लिखे भी है, जरा बताओ। ये तो तुम वर्ड्स लिख रहे हो स्लाइड्स में से देख देख के। सबसे पहले प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई तो उसके हिसाब से डेटा आना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं है तो काम ही नहीं होगा। तो प्रॉब्लम, फिर डेटा, फिर उस डेटा को प्रोसेस कैसे करोगे, जो लास्ट टाइम सीखा था। अभी तुमने सिर्फ एक्सेल शीट देखी है, हमारे पास ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, इमेज हो सकती है। फिर एक मॉडल चूज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है चूजिंग द मॉडल, सबसे इम्पोर्टेंट काम है ये आपका, बहुत इम्पोर्टेंट, कि मॉडल कैसा सेलेक्ट करना है। कोई भी मॉडल किसी भी उठा के मत लगा देना। यही मैं बोल रही हूँ कि जब आपको ये एल्गोरिथम्स पढ़ाए जाएंगे ना, तो कॉपी पेन लेके बैठना, लिखना कि कौन से मॉडल की ब्यूटी क्या है, कौन सा मॉडल कब लगता है। तो मॉडल अगर वो पहले ही काम कर लोगे ना, तो बाद की मेहनत बच जाएगी। फिर उसको ट्रेन करना, फिर उसको ट्रेन करने के बाद इवेलुएट करना, इवेलुएट नए डेटा पे टेस्ट करना कि सही दे रहा है नहीं
नहीं दे रहा है, अगर कुछ कमी है तो ट्यूनिंग करना। ट्यूनिंग क्या होती है बच्चों? ट्यूनिंग होती है पूरा काम हो गया, मान लो तुम्हारे नंबर आने थे, तुम्हारा जो ट्यूनिंग, मान लो बेहतर समझाती हूँ मैं, सबसे इजी समझ में आएगा। जब क्वेश्चन होते हैं हाफ ईयरली एग्जाम तो आपको आपकी कॉपी दिखाई जाती है ना, चेकिंग कराई जाती है, आप भी मैच कर लो, रिकाउंट कर लो, अपने नंबर एडजस्ट करके देख लो, ज्यादा तो नहीं आ रहे, कभी हमने तो कम नहीं दे दिए, ये कम तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं हो गए। तो जो क्रॉस चेकिंग होती है, जो आप करते हो अपने नंबर, ट्यूनिंग करते हो, मैम मैंने तो इस क्वेश्चन में मेरे तो आधे नंबर पढ़ सकता था, मेरे तो एक नंबर पढ़ सकता था, वो है ट्यूनिंग। थोड़ा बहुत पैरामीटर चेंज कर देना, रीचेकिंग, वो थोड़ा सा समझाने के लिए बोला है मैंने, एग्जैक्टली मत समझ लेना। बस ये वो जो लास्ट स्टेज पे जाके जब सारा काम हो गया, मॉडल बन गया, पेपर हो गए, एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद जो चेक कर रहे हो ना आप एंड में, थोड़ा थोड़ा सा, यार मेरे भी यहाँ पे मेरा एक नंबर बढ़ जाए, कटवाता कोई नहीं है, बढ़वाते तो सब है लेंगे। तो ट्यूनिंग किस लिए करते हैं? सबसे पहली बात तो हम अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए। अगर वो 90% आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 95 ला सकती हूँ, तो मैं ट्यून करूंगी मॉडल को लास्ट टाइम पे चेंज करने के लिए। मॉडल के जो पैरामीटर हैं उनको चेंज करके उसकी वैल्यू को, एक्यूरेसी को बढ़ा देना। जब बढ़ गई, डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय मतलब मार्केट में लॉन्च करेंगे, उसका एप्लीकेशन बनाएंगे, और जब एप्लीकेशन बन गया तो काम खत्म नहीं हो जाता ना। व्हाट्सएप यूज हो रहा है पिछले 15 सालों से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसका काम खत्म हो गया। व्हाट्सएप के यूजर का एक्सपीरियंस देखो, 10 साल 15 साल पहले जो व्हाट्सएप था बड़ा सिंपल सा था, आज देखो मॉनिटर करना, उसको मेंटेन भी करते रहना है, एप्लीकेशन लॉन्च करके नहीं छोड़ देना, वरना कोई डाउनलोड ही नहीं करेगा और बिजनेस ऑफ हो जाएगा। अब ये इवेलुएशंस क्या क्या है? इवेलुएशन जो भी आपका एमएल मॉडल बनेगा, सिर्फ ये तो नहीं बना के छोड़ दिया, तो चेक भी तो करना है सही है या नहीं है। कौन कौन से टर्म्स होते हैं? तो एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, ये आपका बेसिकली होता है जितने भी क्लासिफिकेशन के मॉडल होते हैं उसमें, ठीक है। स्क्वायर्ड एरर, एरर क्या, एक्चुअल वैल्यू में क्या था, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगी एक एक करके। एक्चुअल वैल्यू मान लो 1 थी और प्रिडिक्टेड वैल्यू आई 85.85, तो एरर कितना आया बताओ? एक्चुअल वैल्यू किसी भी चीज की 1 है, और जब वो मॉडल ने बताई तो 0.85 बताई, बताओ एरर कितना आया उसमें? 0.15। इसका और स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ना, और 20% एरर कैसे आएगा? 15% आएगा ना। 0.15 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.225 आ जाएगा, वो और छोटा हो जाएगा। तो एरर, सबसे पहला मॉडल पढ़ोगे लीनियर रिग्रेशन, उसमें एरर निकालना सीखोगे, एक्चुअल वैल्यू में और तो प्रिडिक्टेड वैल्यू में कितना एरर आया वो। तो वो 3 तरीके का होता है, आर स्क्वायर, मीन स्क्वायर और रूट मीन स्क्वायर। आर स्क्वायर, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर, मीन एमएससी, आर एमएससी और आर स्क्वायर, 3 तरह के एरर होते हैं। एक्यूरेसी क्या है, कोई चीज कितनी सही आई है। प्रिसीजन रिकॉल में अगली स्लाइड पे आती हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइक्लीहुड, कितना मैच कर रहा है, कितना प्रोबेबिलिटी आई है उसकी, ये अब नेक्स्ट स्लाइड में देखो सारे के सारे। आ जाओ स्लाइड। प्रिसीजन, रिकॉल, F1 स्क्वायर और एरर। एरर मैंने तुम लोग को बता दिया अभी, उसके अलग अलग टर्म है। इसी का रूट ले लोगे तो रूट मीन स्क्वायर एरर, खाली छोड़ दोगे तो मीन स्क्वायर एरर, और आर स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर एरर। ये डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं, लेकिन ये 4 बेसिक हैं जो हर जगह यूज होते हैं, ठीक है। इनको कैसे देखना है, देखो ट्रू क्लास, यहाँ पे ट्रू क्लास है, यहाँ पे प्रिडिक्टेड क्लास है, ओके। पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब मान लो डॉग और कैंसर पेशेंट का बना रहे हैं, तो जिसको कैंसर है वो पॉजिटिव है, जिसको कैंसर नहीं है वो नेगेटिव है। जिसको एक्चुअल में भी कैंसर था और जिसने प्रिडिक्ट मतलब मॉडल ने, जिसने मॉडल ने भी प्रिडिक्ट करके कैंसर दिया, वो क्या हुआ? ट्रू पॉजिटिव। वो क्या बोलाएगा? ट्रू पॉजिटिव। नेगेटिव कौन सा हुआ? जिसको एक्चुअल में कैंसर नहीं था लेकिन मॉडल ने उसको कैंसर बता दिया, वो क्या कहलाएगा? फॉल्स पॉजिटिव।
यहाँ तक कोई डाउट है तुम लोगों को? यू हैव बीन ऑन ट्रैक, पता है ना तुम लोग को, ट्रैक पे हो तुम लोग। ट्रैक पे हो तुम लोग, तो जो भी कर रहे हो जरा अटेंटिवली करना, कॉन्सिक्वेंसेस जान के करना कि क्या हो सकता है। ट्रू क्लास, प्रेडिक्टेड क्लास, जो एक्चुअल में थी और जो मॉडल ने प्रेडिक्ट करी। तो पॉजिटिव कैंसर जिसको था और मॉडल ने भी कैंसर बताया, तो उसको बोलते हैं, बता तो रही हूँ मॉडल को इवेलुएट करने के तरीके हैं ये, कि मॉडल कैसे इवेलुएट होगा, कि मॉडल कितना सही है या गलत है। इवेलुएशन मैट्रिसेस, इनको बोलते हैं इवेलुएशन मैट्रिसेस। ठीक है, ट्रू क्लास, प्रेडिक्टेड क्लास, पॉजिटिव जिसको कैंसर है और जिसने मॉडल ने भी कैंसर प्रेडिक्ट किया वो ट्रू पॉजिटिव। जिसको कैंसर नहीं था लेकिन मॉडल ने बता दिया कैंसर है, उसको बोलते हैं